देखते हैं NEP 1991 मतलब न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, जो कि आया था बिकॉज ऑफ मैंने प्रॉब्लम्स पहले वाले वीडियो में बना दिया था पार्ट 1 में। सो ये पार्ट 2 में आगे का देखते हैं। तो NEP कभी आया था, कौन था उस टाइम, मतलब कौन उस टाइम पे PM था, प्रधानमंत्री था, वो पढ़ेंगे। और क्या क्या उसमें चेंजेस आए, मतलब क्या क्या डिफरेंस लाया, क्योंकि ज़रूरी है अपने को पता होना कि डिफरेंस क्या क्या आया था। क्योंकि जो पहले प्रॉब्लम थी उसकी सल्यूशन के साथ NEP आया, और NEP आने के बाद बहुत बड़ा बदलाव हुआ। ह्यूज चेंजेस आर इनकरिंग, बिकॉज पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि ख़त्म होनी चाहिए ऐसा लगने लगा था उस टाइम तक। सो स्टार्ट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव अस्यूम ऑफिस इन जून 1991 में आ गया था, जब भी PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। इसका नाम है LPG। भी ये गैस वाला LPG नहीं, लेट यू अंडरस्टैंड। LPG मतलब L मतलब लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन, G मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब कि आज़ाद कर दो, अभी आज़ाद कर दो कि कहीं भी जाके कोई भी जॉब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ ताकि लोग अपने हिसाब से इम्प्रूवमेंट कर पाए। उस टाइम तक इतनी गरीबी आ गई थी कि मतलब खाने के वांदे हो रहे थे। सो ये ज़रूरी था कि मतलब गवर्नमेंट से नहीं संभल रही है तो उसको प्राइवेट कर दो, क्योंकि प्राइवेट ऐसा होता था गवर्नमेंट में काम प्रॉपर नहीं होता है। बट इफ़ अभी देखो गवर्नमेंट बैंक ही देखो, उसमें कितनी भी अच्छी बैंक हो, कितनी भी बड़ी हो, बट वहाँ पे काम में बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम पास करता है, और नेचुरली इतना टाइम होता नहीं है। इफ़ समवन इज़ बिजनेसमैन और वर्किंग समवेयर, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 1 घंटे लाइन में लग के अपना काम करवाए। या फिर बहुत लोगों को इश्यूज़ भी होते तो भी उतना ही लाइन लगाना पड़ता, कोई उसमें प्रॉब्लम, और इधर से जाओ उधर, उधर से जाओ उधर, ऐसा करना पड़ता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो कुछ सेक्टर को क्या करते थे, प्राइवेटाइज कर देते। ग्लोबलाइजेशन का मेन एम था कि बाकी सारी जो कंट्री आए आके इंडिया में इन्वेस्ट करें, जो कि बहुत ज़्यादा इशू हो गया था इन्वेस्टमेंट का। बाहर की कंट्री इन्वेस्ट ही नहीं करती थी, इतना ज़्यादा उसमें चेकिंग लगता था कि मतलब कोई आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता था। सो क्या किया, 1 विंडो क्लियरेंस फार्मूला लाया कि 1 विंडो क्लियरेंस आपको मिल जाएगा, आप आके यहाँ पे इन्वेस्ट करो। सो आगे देखते हैं, आगे की PPT में पहले देखते हैं फीचर्स ऑफ NEP 1991। माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, डिमांड साइड मैनेजमेंट ये, और ये सप्लाई साइड मैनेजमेंट। कंट्रोल इन इन्फ्लेशन, जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो जब NEP आया उसकी वजह से इन्फ्लेशन में कंट्रोल आया। फिजिकल करेक्शन होना ज़रूरी है, जो कि बहुत सारी पॉलिसीज़ थी जो कि बिना मतलब की थी, अननेसेसरीली बॉदर करती थी इन्वेस्टमेंट को और बाकी सारी चीज़ों को, तो उसको क्या किया, करेक्ट किया। बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट किया। फिर अभी देखते हैं आगे उसके बारे में पूरा पढ़ने वाले। इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी रिफॉर्म्स, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, ट्रेड सेक्टर रिफॉर्म्स। पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म्स आया, ट्रेड सेक्टर में रिफॉर्म्स आया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स मतलब बैंकिंग, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट, सब में रिफॉर्म्स आए। देखते हैं आगे, देखो ये देखो इधर से स्टार्ट होता है डिमांड साइड मैनेजमेंट। कंट्रोल इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया। मॉनेटरी पॉलिसी, RBI ने जो मॉनेटरी पॉलिसी लाई थी उसमें ये सारा ना आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा बना के भी आप लिख सकते हो। तो ट्राई करो जिसका न्यूमेरिकल याद होता है उसको तो ठीक है, बट जिसको नहीं याद होता है ना वो ट्राई करो अदर क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से करने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत बार अगर ये नंबर आपका रॉन्ग हुआ ना सो आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है। सो पढ़ तो लो, बट एक बार याद करने का, स्टार्टिंग से ही याद करने का आदत डालो। अभी क्या होता है, एट द एंड ना पूरा याद नहीं हो पाता, पूरा कवर कर ही नहीं सकता है कोई भी, क्योंकि अब बाकी सारे जो सब्जेक्ट है ना उसके बर्डन ज़्यादा होंगे। इकोनॉमिक्स का बर्डन फिर भी कम होगा आपको, बट बाकी सारे सब्जेक्ट के बर्डन ज़्यादा होंगे तो थियरी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो इसलिए स्टार्ट से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो।
और अगर नहीं पढ़ा है तो राम भरोसे, तो एट द एंड करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं फिर। SLR was raised 38% to 38.5% और 19 बढ़ गया, जो कि पहले बहुत कम था, उसमें 0.5% का बढ़ोतरी हुआ। CRS was raised 50% in 1989, बैंक रेट was राइज 12% in 1991, बैंक रेट था वो भी राइज हुआ, अब आगे बढ़ा। इन्फ्लेशन रेट वॉज ब्रॉट डाउन, इन्फ्लेशन रेट कम हुआ 7.5% ऑफ GDP इन 1991, जो कि था 4.9%, और 1995 कम हो गया 4.6% इन 1996-97 में। फिर मनी में क्या हुआ, RBI ने SLR और ये सब इम्प्रूव बढ़ गया। कॉमर्शियल बैंक ने लेस स्टॉक, लेस लोन, लेस इन्वेस्टमेंट, लेस एन, लेस वाई, लेस डिमांड, लेस प्राइस, सब कुछ कम होते गया। चलते आगे देखते जाओ। ये देखो, जो वहाँ पे प्रॉब्लम थी ना, वही यहाँ पे सोल्यूशन आया है। तो फिर इसमें कोई वो बोलते ना, कोई वो हाथी नहीं है, तो उसे एक बार पढ़ोगे अच्छे से ना, समझ जाएगा। फिजिकल करेक्शन, गवर्नमेंट रिवेन्यू, मतलब जो रिवेन्यू उसमें चेंजेस आ, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू मतलब कहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, और टैक्स वेयर रेशनलाइज एंड सिंप्लीफाई, मतलब टैक्स का जो फॉर्मेट था पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इधर पे टैक्स लगेगा उधर पे टैक्स लगेगा। जैसा GST आने के बाद कैसे और सिंपल हो गया, जैसे पहले था वेट था, और बाकी सारे जो बहुत सारे टैक्सेस है, बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता था, तो वो टैक्स का फॉर्मेट सिंपलाइज किया गया, मतलब कि अभी कम आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल इनकम टैक्स वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 56 at the start of reforms, 30% of 1997-98, मतलब जब भी स्टार्ट था तभी 56%, इन्हें ह्यूज लगता था इनकम टैक्स, बट अभी उसके बाद कम होके 30% आ गया, अभी तो और कम हो गया है। कॉरपोरेशन टैक्स वेयर विच वॉज between 51% to 57% what reduced to 35%। जो कॉरपोरेट टैक्स था वो 57% था, वो रिड्यूस होकर 35% हो गया। कस्टम ड्यूटी वो विच वॉज हायर देन, जो कस्टम ड्यूटी था जो कि 250 तक, इतना ज़्यादा परसेंट तक था, बिफोर रिफॉर्म्स हैज़ बिन रिड्यूसेस 40%। रिफॉर्म्स आने में 40% था, रिड्यूस हो गया इन 1997-98 में। इन 1994-95 में सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस, उस टाइम पे सर्विस टैक्स नया इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि पहले नहीं लगता था, बट इन 1994 और 95 में वो इंट्रोड्यूस हुआ था। हाँ यार, वीडियो ख़राब कर देते हैं लोग। करेक्शन, गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें क्या डिफरेंस आया वो देखिए। टैक्स वेयर रैशनलाइज्ड एंड सिंप्लीफाई, टैक्स को रैशनलाइज और सिंप्लीफाई किया, मतलब पहले बहुत कॉम्प्लिकेशन होता था, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, बट उसको सिंप्लीफाई किया ताकि बाहर के इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट कर सके। पर्सनल इनकम टैक्स वॉज ब्रॉट डाउन 56%, जो पर्सनल इनकम टैक्स था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 56% तक हो गया था एट द स्टार्ट ऑफ रिफॉर्म्स, अभी हो गया है 30%, 1997 में 30% हो गया। कॉरपोरेशन टैक्स विच वॉज बिटवीन 51% to 57% वॉज रिड्यूस 35%। कॉरपोरेट टैक्स जो 51 to 57% था वो कम होकर 35% हो गया। कस्टम ड्यूटी विच वॉज higher at 250% before the reforms has been reduces to 40%, जो कि कस्टम ड्यूटी उस टाइम में था 50% वो रिड्यूस होकर 40% तक हो गया। इन 1994-95 सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस, और सर्विस टैक्स उस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था नया।
ये था रिवेन्यू, मतलब जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। एक्सपेंडिचर मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। नॉन प्रोडक्टिव पी मतलब जो नॉन प्रोडक्टिव पी था, जैसे सबसाइड, डिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव, विच कट डाउन, मतलब जहाँ पे बार बार पैसा इन्वेस्ट कर रहा था बट उसका मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था कि मतलब यूज़ कहाँ पे हो रहा है, उसको कम कर दिया, ब्रॉट डाउन कर दिया। गवर्नमेंट सपोर्ट टू PSU वेर रिड्यूसेस, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया जहाँ पे PSU रिड्यूस हो रहा था। ओल्ड डेप्थ वॉज रीपेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंटरेस्ट बर्डन, जो बहुत सारे बर्डन हो गए थे अपने ऊपर, इंडिया के ऊपर बहुत सारे बर्डन हो गए थे, बिकॉज सारी कंट्री का मतलब जिस सारी कंट्री से लोन लेके अपन काम चला रहे थे, अमेरिका से बहुत ज़्यादा लोन हो गया था। सो उस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए फटाफट अभी इंटरेस्ट के पेमेंट कर रहे थे ताकि बर्डन थोड़ा थोड़ा कम होते जाए। अभी भी पेमेंट चालू है उसका, बिकॉज अभी तो पूरा नहीं हुआ है, बहुत सारा बर्डन है। वेल, सो आगे चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था उसको एडजस्ट किया। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों चीज़ होता है। तो अगर एक्सपोर्ट हाई होता है तो बैलेंस, पहले एक्सपोर्ट लो था, मतलब यहाँ से जाता कम था और आता ज़्यादा था, इंपोर्ट ज़्यादा होता था, जाता कम था। तो उससे क्या होता था, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्ट नहीं हो पाता था, तो उसके लिए वो कैसा था, डिसइक्विलिब्रियम था। डिसइक्विलिब्रियम मालूम है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, उससे अपोजिट जाता है तो वो डिसइक्विलिब्रियम, मतलब अब इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आता है, मतलब बराबर नहीं होता है कहीं भी, तो वो होता है डिसइक्विलिब्रियम। बिफोर रिफॉर्म, रिफॉर्म के बाद क्या सोल्यूशन, इंडियन रुपी वॉज डिवैल्यूड, दिस लीड टू इंक्रीज इन और एक्सपोर्ट। इंडियन रुपी डिवैल्यूड हुआ, मतलब कम हो गया, रुपीज़ की वैल्यू थोड़ी कम हुई और उसके बाद एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई, ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा। तो चलते हैं आगे। अभी तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म डिमांड साइड देखा था, अभी अपन सप्लाई साइड देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म्स आए। डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री, डी लाइसेंसिंग मतलब लाइसेंस ख़त्म कर दिया इंडस्ट्री से, बस कुछ सेक्टर में 6 इंडस्ट्री थी जिसमें अभी भी लाइसेंस की ज़रूरत थी, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, उसके बाद इंडस्ट्री एक्सप्लोजेशन, डिफेंस प्रोडक्ट, ड्रग्स एंड पैरामेस्यूटिकल, और उसके बाद हैजर्ड केमिकल्स। ये सब का मिसयूज़ हो सकता है ना, दैट्स वाई मतलब बहुत ज़्यादा उसको बेच सकते हैं, अदरवाइज़ मिसयूज़ भी हो सकता है और इससे अच्छे खासा टैक्स कमाए जाते हैं। जैसे अल्कोहल का आपने तो देखा ही होगा, जब ये लॉकडाउन लगा था तो अल्कोहल स्टार्ट किया गया था, उस पर अच्छा खासा टैक्स चार्ज कर रहे थे। सो इसलिए इन सब का लाइसेंस होना ज़रूरी है, बाकी सबसे डिसलाइसेंसिंग कर दिया, मतलब लाइसेंस की अब ज़रूरत नहीं है हर जगह पे आपको, आप इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो कहीं भी। जैसे हेल्प हुआ कि लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के इंडस्ट्री में काम या फिर इंडस्ट्री स्टार्ट करने की कोशिश की। बिफोर दैट ऐसा रिफॉर्म्स के पहले ऐसा नहीं था, रिफॉर्म्स के पहले होता था हर चीज़ का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो सब मतलब ऐसा कितने सब उतना नहीं होते ना कि मैं सारा लाइसेंस कर लूँगा। जो बहुत ज़्यादा मनी या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते थे वो लोग करते थे, रिस्क लेने वाले बहुत ज़्यादा वो एक कदम पीछे कर लेते थे, बिकॉज इतना ज़्यादा मेहनत करके फिर रिस्क लेना, फिर उसके बाद अगर बिजनेस नहीं चला तो फिर लॉस ही हुआ टोटल। सो इसके लिए बहुत कम लोग इंडस्ट्री अपना सेक्टर बनाते थे, पर रिफॉर्म के बाद सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे इंडस्ट्री बनाने में। लिबरलाइजेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन मतलब छूट, कहीं भी कैसे भी इन्वेस्ट करो। प्रायोरिटी ऑफ period of 1991 it was necessary to obtain approval from the various government। 1991 के पहले बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसों से आपको अप्रूवल लेना पड़ता था, अथोराइज्ड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, दिस कॉजेज अ डिले, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता था उसमें डिले होता था काम स्टार्ट करने में। इन PI 1991 स्पेसिफाइड एट लिस्ट इंडस्ट्री वेयर इन अप्रूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इन 1991 के बाद एक स्पेसिफाइड इंडस्ट्री
वो स्पेसिफाई कर दिया गया, जिसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्री में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती थी। एट द प्रेजेंट FDI इज़ अलाउ एवरी इवन अप टू 100%। बहुत सारे सेक्टर में 100% FDI अभी अलाउड हो चुका है। सर्टन सेक्टर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट, होटल्स और टूरिज्म, ये सारे सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक्सपोर्ट में, होटल्स में और टूरिज्म में 100% FDI अलाउ है। चलते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट करने के लिए फॉरेन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लेके आओ, और या फिर यहाँ पे बनाओ, फॉरेन इक्विपमेंट्स को यहाँ पे बनाओ, या फिर उधर की टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आओ ताकि इंडिया में इम्प्रूवमेंट हो सके। फॉरेन टेक्नोलॉजी कैन बी इम्प्रूव विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। इट ब्रिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन इंडियन इंडस्ट्री, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ। नो परमिशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, इसके लिए गवर्नमेंट की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। ऑथोराइज्ड फॉर हायर फॉरेन टेक्नोलॉजी, ऑथोराइज्ड होता था और फॉरेन टेक्नोलॉजी को ऑथोराइज्ड कर दिया गया, आराम से यूज़ कर सकते हो। और जिसकी वजह से क्या होता था, एग्रीकल्चर में ज़्यादा करके बूस्ट हुआ था और इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ था इसकी वजह से। ठीक है, चलते आगे। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडियन लोकेशन की भी छूट मिली थोड़ी सी। नो नॉट टू ऑब्टेन अप्रूवल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकेट इंडस्ट्री एनी वे इन अ कंट्री। अभी पहले क्या होता था, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था अगर कहीं भी अपन इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बट आफ्टर रिफॉर्म अभी अपने को अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं भी जाके अपना कंट्री में कहीं भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इन अ सिटी ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 1 million, द polluting industry were required to be located 25 kilometer away from the city। बट जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, 1 million से ज़्यादा थी, और जो पॉल्यूटिंग मतलब बहुत सारी जो फैक्ट्री से बहुत सारा कचरा निकलता है और धुआं निकलता है ना, सो इसके लिए 25 किलोमीटर वहाँ से दूर कोई भी आप इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा रूल था, समझ सकते हो ना। रिमूवल ऑफ MRTP एक्ट, MRTP एक्ट का रिमूवल हुआ तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। लार्ज कंपनी विद द एसेट ऑफ 100 crore were not allowed to expand their activity without the government permission। जो MRTP एक्ट था उसमें क्या होता था कि कुछ भी हो, मतलब पहले का थोड़ा सा वो था कि पहले अंग्रेज़ों जब ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना ज़्यादा मार सह चुका था इंडिया, तो फिर वो लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा कतराते थे, और फॉरेन का कोई आके इंडिया में पूरा 100% वो करे और उसकी कंपनी हो, तो इससे उनको थोड़ा डर लगता था कि लाइक फिर से वही होने लगेगा, जो एक बार हम लोग जिससे निकले हैं वही वापस से होने लगेगा। सो इसके लिए MRTP एक्ट आया था। MRTP एक्ट में ने क्या किया, MRTP एक्ट ने रिड्यूस कर दिया, MRTP एक्ट को रिड्यूस कर दिया, रिमूव कर दिया कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत नहीं है अभी कि 100 करोड़ से ज़्यादा रहेगा तो नॉट अलाउड हो। दिस रिस्ट्रिक्शन ग्रोथ एक्सपेंशन एंड एफिशिएंट मस्ट बी फॉर्म्स, और इसके बाद ग्रोथ और एक्सपांशन होने लगा आराम से। हेंस गवर्नमेंट रिप्लेस्ड MRTP एक्ट विद द कंपनीज एक्ट। MRTP एक्ट को कंपनीज एक्ट से एक्सचेंज कर दिया गया। कंपनीज एक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा आगे, या फिर पहले पढ़ चुके हैं हम लोग शायद। अभी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म था, ये पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म से देखते हैं। डी रिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर, द नंबर ऑफ इंडस्ट्री द नंबर ऑफ इंडस्ट्री restricted to the public sector has reduced। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या पहला आएगा, डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले पब्लिक सेक्टर का रिजर्वेशन होता था बहुत सारे सेक्टर में, बिकॉज ऐसा होता था कि सेफ्टी पर्पस और ज़्यादा लोग इन्वेस्ट ना कर पाए, तो इसलिए क्या होता था, जो अपना पब्लिक सेक्टर था वो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता था सब चीज़ में, रिजर्वेशन चलता था गवर्नमेंट का। बट
जब ये रिफॉर्म्स आए तो फिर द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर हैज़ रिड्यूसेस फ्रॉम 17 to 8. 17 रिजर्व थी, उसमें से 8 ही बचे थे इन 1991. बट एट द प्रेजेंट देयर आर ओनली 3 इंडस्ट्री विच रिजर्व फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर में 3 ही इंडस्ट्री बची हुई है बस. पहला रेलवे, दूसरा एटॉमिक एनर्जी, तीसरा स्पेसिफाइड मिनरल्स. एटॉमिक एनर्जी अगर दूसरे के हाथ में दे दे तो बर्बाद हो जाएगा. रेलवे में इतना अच्छा आपको स्कीम्स मिलती, इतने कम रेट में आप इधर से उधर ट्रैवल कर लेते हो. और इंडियन रेलवे तो हमेशा घाटे में ही जाती है, बट फिर भी उन्होंने पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही रखा है. और स्पेसिफाइड मिनरल्स, जो मिनरल्स निकलते हैं ज़मीन के नीचे से, उसमें गवर्नमेंट का हक होता है. ये पता है ना तुमको? पता है तो पता कर लो, ठीक है. तो वो भी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ही रखा है. उन्होंने प्राइवेटाइज करने के लिए साफ मना कर दिया, सब प्राइवेटाइज नहीं होगा. डी रिजर्वेशन हैज़ एनेबल अ प्राइवेट सेक्टर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म्स. पब्लिक सेक्टर में क्या था कि अभी भी देखो, कोई भी पब्लिक सेक्टर का काम रहता है तो बहुत देर होता है, बहुत स्लो होता है. तो उसको एनर्जी लाने के लिए, एफिशिएंसी लाने के लिए उसको प्राइवेट करने का थॉट आया है. डी इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर. Oh shit. This investment is a process to selling the government equipment in a PSU to private sector. With the disinvestment for the position thing is happen, positive thing is happen. मतलब जब disinvestment हुआ उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा अच्छे काम हुए, मतलब पॉजिटिव चीज़ें हुई. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि लाइक वो अपने गवर्नमेंट अपनी इक्विटी प्राइवेट सेक्टर को हैंड आउट कर रही है या फिर सेल आउट कर रही है, ठीक है. गुड कस्टमर सर्विसेज अच्छी हो गई. नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. अगर गवर्नमेंट की चीज़ है ही नहीं तो इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता, कोई करने नहीं देगा. क्यों करने देगा? ओवरकम कॉरपोरेशन ऑफ पीएसयू का जो कॉरपोरेशन था उसको ओवरकम किया, मतलब कम कर दिया. टू इम्प्रूव द इफ़िशियंसी ऑफ पीएसयू. तो इफ़िशियंसी जो था उसको इम्प्रूव किया, क्योंकि जो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है तो उसको मतलब ऐसा नहीं होता ना कि जॉब सिक्योरिटी होती है तो लोग कैसे भी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी नहीं दिखाते. तो जब भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहता है तो इफ़िशियंसी इम्प्रूव हो जाती है. यू कैन कंपेयर द गवर्नमेंट बैंक एंड प्राइवेट बैंक. You realize that thing. I compared it already. Trade reforms से पहला आएगा liberalization of imports. Imports control where the obsolete expected from the some customer goods. Reduction in a traffic structure. Peak import duty was लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट्स में लिबरलाइजेशन है, मतलब कैसा भी इम्पोर्ट कर सकते हैं अपन. इम्पोर्ट कंट्रोल वॉज एब्सोल्यूट एक्सपेक्टेड टू सम कस्टमर मतलब कस्टमर गुड पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज हो जाती थी, इसलिए उसको थोड़ा सा रिड्यूस मतलब कम किया. तो फिर आया रिडक्शन इन ट्रैफिक स्ट्रक्चर में रिडक्शन है. पीक इम्पोर्ट ड्यूटी वॉज रिड्यूसेस 300% to the 150 in the 1991 to 1992. It was further lower to 20% in 2004 to 2005 and 10% in 2007-8. इतना ज़्यादा कम हुआ था. इसका आपको डेट याद करना पड़ेगा, इतना याद रखना, ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है. प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट. Various incentives were given to exporter to promote their foreign exchange. बहुत सारे ऐसा इनिशिएटिव लिया एक्सपोर्टर ने प्रमोशन के लिए. करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. अकाउंट जो करंट अकाउंट था उसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं फॉरेन में, और वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हैं. जैसे फॉरेन की वजह से डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर लिया और रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया. वही लिबरलाइजेशन कैपिटल फ्लोस. लिबरलाइजेशन है कैपिटल फ्लो में भी. FDI एंड FPI वेर अलाउड. FDI और FPI दोनों अलाउड कर दिया.
फिर अभी चलते डी, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अपन को 4 रिफॉर्म्स पढ़ने हैं, हाँ, ये चौथा वाला लास्ट रिफॉर्म्स। द गवर्नमेंट appropriate the commodity under the chairmanship of M. Narasimha to examine all aspects of the financial sector. This committee submitted the report in 1991 and 1997. Government approved second committee under the chairmanship of M. Narasimha and they submit the report in 1980. मतलब ये तो बस यही बात है कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी डिसाइड किया, चेयरमैनशिप जिसके चेयरमैन थे एम नरसिम्हा जी, उन्होंने 1991 रिपोर्ट इन 1991 में पहला दिया। फिर इन 1997 में गवर्नमेंट ने फिर सेकंड कमेटी को अप्रूवल दिया, जिसके चेयरमैन फिर से एम नरसिम्हा ही थे। उन्होंने 1998 में अपना रिपोर्ट दिया। फॉलोइंग आर द रिफॉर्म्स सजेस्टेड बाय कमेटी ने जो आगे हम पढ़ने वाले वही सारे रिपोर्ट बताए हैं, ठीक है। पहला है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। लोअर SLR मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाए। लोइंग CRR को भी कम किया। इट वॉज रिडली, चलते हैं आगे। इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अंदर थोड़ा बहुत एक बार रीड कर लो बस। बहुत ज़्यादा रीड करोगे सब एक ही क्वेश्चन में दिन भर कंफ्यूज हो जाओगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट आर नाउ इंडिकेटेड बाय द मार्केट फोर्स और द डिमांड एंड सप्लाई। जो इंटरेस्ट रेट था वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता था। इंट्रोड्यूसिंग द पोटेंशियल नॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। दे आर norms be implemented in the market books to according so that they reflects the financial position more accurately। मतलब इसको इसी वजह से जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छे से पता चल रही थी सबको। इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल एडवोकेसी नॉर्म्स, इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको मेरे हिसाब से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए आपको। और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, आई होप सो।